हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे बोलते हैं कि शायद मैं 2005 में या 2007-8 में मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनता, क्योंकि लास्ट 20 सालों में म्यूचुअल फंड्स ने 20-25% के रिटर्न्स दिए हैं, XIRR रिटर्न्स। सो आज अगर आप स्टार्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, आने वाले टाइम में इतने रिटर्न्स तो पॉसिबल नहीं है। उसका एक अलग रीजन है। सो ऐसा कौन सा असेट क्लास है जो करंटली इनिशियल स्टेजेस में है, और अगर आज से आप स्टार्ट करते हो तो उसके बेनिफिट, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या देखते हो, तो रिटर्न्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए, लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो तुरंत मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे आने चाहिए। टैक्स एफिशिएंट होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स है लेकिन उसमें से ज्यादा रिटर्न्स तो टैक्स भरने में ही जा रहा है। लेस वोलाटाइल होना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल 2010 से लेके आज तक देखोगे तो 2400x रिटर्न्स है अप्रोक्सीमेटली, आई गेस। लेकिन उसमें वोलेटिलिटी इतना ज्यादा है कि हर 2 साल में वो 99% नीचे आता है। वो ऐसा वोलेटिलिटी लेके शायद आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में टिक नहीं पाते हो। तो वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे वापस मिलना चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। फिक्स डिपॉजिट है। हर एक पैरामीटर पे क्या क्या है वो हम देखते हैं। 5.5 to 8% के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप लिक्विडिटी चाहते हो, मतलब 3 साल की एफडी है, पैसे पहले निकालते हो तो आपको पेनल्टी चार्ज करेगी बैंक। टैक्स का बर्डन है एज पर टैक्स लैब 30 पर। अगर 8% की एफडी की है आपने और 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो तो इफेक्टिव रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 4.5% to 5% के आसपास रहेंगे। इसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं है, स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऑफ कोर्स भरोसा है। इसके बाद रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के इस पे हम जाते हैं। हाँ। रियल इस्टेट में आप देखोगे तो 2.2 to 5% के रिटर्न्स है। अभी सबको बिलीव नहीं होता है कि इतने कम रिटर्न्स कैसे, क्योंकि 15 साल पहले 2 BHK 20 लाख का होता था, आज 2 करोड़ का हो गया। समझना जरूरी है कि ये परसेंटेज टर्म्स में जब भी आपने रिटर्न्स निकालते हो, टैक्स निकाल के, खर्चे निकाल के, तो इफेक्टिव रिटर्न्स ये 5% से ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन कोई मुझे बताए कि इससे ज्यादा रिटर्न्स रियल इस्टेट में कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स मैं होम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। बाकी 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 रियल इस्टेट में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि घर लेके मैंने घर बेचा तो कितने रिटर्न्स मिले। इसमें लिक्विडिटी जीरो होती है। आज मुझे समझो पैसे की जरूरत है और मेरा मुंबई में समझो 2 BHK है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन में मैं ये बेच नहीं पाऊंगा। टैक्स एफिशिएंट नहीं है, दुनिया भर के इसमें टैक्सेस होते हैं। वोलाटिलिटी नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली वोलाटिलिटी होती है। मान के चलते रियल इस्टेट में वोलेटिलिटी नहीं होती है। अनसेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत सारे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ब्लैक मनी होता है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। रियल इस्टेट के ये एट्रीब्यूट्स है। अभी हम देखते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट। 8 to 9% के रिटर्न्स है, XIRR रिटर्न्स, वापस मैं बता रहा हूँ। वो माइंड में से निकाल दीजिए। 2003 में 5,000 गोल्ड का भाव था, आज 75,000 है। इतने ज्यादा रिटर्न्स, इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ वो 9% के रिटर्न्स है, XIRR रिटर्न्स। लिक्विड होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि गोल्ड आपके पास फिजिकल गोल्ड है। दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, एक दिन के मतलब तुरंत लिक्विड कर सकते हो, पैसे ले सकते हो उसमें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है इसमें। ये वोलेटिलिटी बहुत कम होती है गोल्ड में। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं पर भी आप निकाल सकते हो, लिक्विड कर सकते हो इसको। म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी 10 to 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए आने वाले 5-10 सालों में। लिक्विड होते हैं, आज अगर आप निकालते हो नेक्स्ट डे
डेट फंड से पैसे आ सकते हैं, इक्विटी में से 2 दिन में आते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल अगर कुछ कहाँ पे वॉर हो गया दुनिया में, मार्केट 10% नीचे आया फॉर एनी पॉइंट एनी रीजन, सो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 6-7% नीचे जाएगी। सो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो भी आपकी अमाउंट आपको दिख रही है, अगर आप रिडीम करोगे 2 दिन में, आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। पूरी सेफ्टी है इसमें। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है P2P इन्वेस्टमेंट। सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। सो इसका फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट्स। सो पहले एट्रीब्यूट्स देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ होते क्या है ये। सो 12 to 18% के XIRR रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। लिक्विडिटी इसमें नहीं है कि जैसे मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे तुरंत पैसे चाहिए, तो इसका एक शेड्यूल होता है, वो हिसाब से आपको पैसे आएंगे। सो इसमें लिक्विडिटी नहीं है एज पर, मतलब लेस लिक्विडिटी है। क्यों, वो मैं आपको आने वाले नीचे वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। टैक्स स्लैब एज पर FD है। 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो, तो जो भी आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा। सो 18% के समझ लीजिए आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो 18% माइनस उसका 13%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास आपके रिटर्न्स रहेंगे। सो ये अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा हूँ, इसमें वोलेटिलिटी नहीं है, FD काइंड ऑफ होता है ये। सो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, जैसे कि ICICI म्यूचुअल फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ। और कल उठ के ICICI म्यूचुअल फंड समझ लीजिए बंद हो जाता है, तो आपके पैसे का क्या होगा? कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो तो एक एस्क्रो अकाउंट, ट्रस्टी बैंक अकाउंट में जाता है, एस्क्रो अकाउंट में। सो वो पैसा का फीचर है, एस्क्रो अकाउंट का फीचर है, जो पर्पस के लिए वो पैसा गया है उसमें, उसमें से ही वो पैसा उसके लिए ही यूज हो जाएगा। वो पैसा कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। सो ICICI म्यूचुअल फंड के खाते में वो पैसा नहीं जाता है, वो एस्क्रो बैंक अकाउंट में जाता है, और वहां से जो भी सिक्योरिटीज है वो बाय किए जाते हैं। अगर ICICI म्यूचुअल फंड कल उठ के बंद हो गई, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो जो भी सिक्योरिटीज बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो एस्क्रो अकाउंट में आएगा, और एस्क्रो से वापस आपके अकाउंट में आएगा। सो टू वे ट्रांजैक्शन है इसमें, इसके में और तीसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। ये फीचर है एस्क्रो मैकेनिज्म का। सो आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई और पैसा डूब गया, ऐसा हो नहीं सकता है। सेम वे P2P का भी वही स्ट्रक्चर है। आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो ये P2P जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके अकाउंट में नहीं जाता है, आपके नाम के एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जो कि ट्रस्टी बैंक के साथ मेंटेन्ड होता है। सो कल उठ के P2P प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, एस्क्रो अकाउंट थ्रू वापस आपके अकाउंट में आएगा। सो व्हाट इज P2P? सो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, जो भी लोग हैं उनको पता नहीं होगा तो। सो बैंक कैसे फंक्शन करती है, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है। डिपॉजिटर मतलब आप और मैं इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और हम अर्न करते हैं 7 to 8% बैंक में डाल के। और बैंक ये पैसे का क्या करती है, तो लोन देती है, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन। सो वहां से वो लोग 12% इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, और उसमें से हमें 7 to 8% वापस देते हैं। सो मान लेते हैं कि 12% अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट कलेक्ट किया 12% से बैंक ने, और हमें दिया 8%। तो बीच में की जो 4% की मार्जिन है, वो बैंक की मार्जिन होती है, जिसमें पूरी ब्रांचेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, फंक्शंस जो भी उनके बैंक के होते हैं, वो परफॉर्म करने के लिए 4% का मार्जिन बैंक के पास होता है, उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। अभी P2P टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से P2P क्या करती है, तो P2P सिंपल है। जैसी बैंक फिजिकल ब्रांच होती है, इसकी कोई ब्रांच होती नहीं है, इसके सिर्फ ऑफिस होते हैं। और एक ऑफिस पे पूरे इंडिया में इसका फंक्शनैलिटी चलता है। और ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स मतलब आप और मेरे जैसे जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, वो लोगों से पैसा लेते हैं, और यही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनको लोन चाहिए। सो जिनको लोन चाहिए ऐसे लोगों का एक साथ लाना, और जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है ऐसे लोगों को एक साथ लाना,
ये P2P का काम है, जो बैंक भी करता है, लेकिन बैंक ये फिजिकल फॉर्म में करता है, P2P ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में करता है, डिजिटली करता है ये सब। सो बहुत ज्यादा खर्चे बचते हैं P2P के, और रीच बढ़ता है। जैसे अभी समझ लीजिए दादर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, तो दादर की जो ब्रांच है वो अराउंड के जो भी लोग हैं उनको कैटर कर सकती है। जो भी पुणे में रहता है उसको दादर की ब्रांच कैटर नहीं कर सकती है। सो P2P प्लेटफॉर्म समझ लिए उसका ऑफिस मुंबई में है, तो इंडिया में कहीं से भी उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो अभी इसका फंक्शनैलिटी कैसा है, जो मैं आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बता रहा था। तो ये P2P पोर्टल है, इसका काम है बोरोअर्स और लेंडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। सो लेंडर्स को मतलब आप और मुझे जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया, और बोरोअर्स जिनको पैसे चाहिए ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम P2P पोर्टल का होता है। फिर एक एस्क्रो बैंक अकाउंट बनता है एक लेंडर के नाम का, जिसमें से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से पैसे बोरोअर को ट्रांसफर किए जाते हैं, और ये करने का काम होता है ट्रस्टी बैंक का। मतलब समझ लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज एस्क्रो में डाले, और P2P प्लेटफॉर्म ने ये बोरो जो लाए हैं इनको ट्रांसफर करने हैं ये पैसे। तो ट्रस्टी बैंक अकाउंट जो होती है ये एग्जीक्यूट करती है। मान लेते हैं मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए एस्क्रो में, एस्क्रो में से समझ लीजिए 1000 बोरोवर्स को वो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, 1 लाख रुपीज 100 करके, और ये P2P प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है। तो क्या होगा? तो ये जो बंदा है, ये जो 1000 लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया है 100 करके मेरे से, उनको रीपेमेंट जब भी करना है, मतलब रीपे कर EMI जब भी आएगा ये एस्क्रो अकाउंट में आएगा, और एस्क्रो में से नेक्स्ट डे मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। ये फंक्शन है। सो P2P का रोल, पोर्टल का रोल सिर्फ इतना है, लेंडर्स और बोरोवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, दैट्स इट। ये जो एस्क्रो बैंक अकाउंट में पैसा है इसके ऊपर इनका कोई हक नहीं होता है। सिर्फ ये लेंडर और बोरोवर को मैच करने की एक फीस होती है। ये फीस एस्क्रो बैंक में से P2P पोर्टल को ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द ट्रस्टी बैंक। सो फॉर एग्जाम्पल, लेन देन P2P एक प्लेटफॉर्म है। सो उनका ट्रस्टीशिप बैंक किसके पास है? ICICI बैंक के पास है। सो ICICI बैंक ये एस्क्रो अकाउंट में से समझ लीजिए इनकी 2.5% फीस है, तो 2.5% ट्रांसफर कर देगा इनको। ये नहीं कुछ कर सकते, लेन देन P2P कुछ नहीं कर सकता ये एस्क्रो बैंक के जो भी बैलेंस है उसको। सो ये समझने की बात है। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क क्या है। सो सबसे पहले व्हाट इफ P2P प्लेटफॉर्म क्लोजेस। सिंपल, P2P प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो क्या? जैसे मैंने ऊपर के पॉइंट में मैंने आपको बताया, P2P प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो भी ये एस्क्रो मैकेनिज्म चलते रहेगा, आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि बोरो जैसे ही पे करता है लेंडर के अकाउंट में, नेक्स्ट T+1 में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं एज पर RBI मैंडेट। RBI इसको पूरे को गवर्न करता है, RBI के रूल के साथ चलता है ये। जो भी P2P प्लेटफॉर्म्स है वो RBI ने लाइसेंस दिए हुए हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन आप मुझे पूछोगे, इफ व्हाट इफ बोरो डजंट पे। मतलब अगर समझ लीजिए ठीक है ये एस्क्रो मैकेनिज्म तो है, लेकिन बोरोवर को तो पैसा दिया है, बोरोवर ने पैसा पे नहीं किया, तो क्या होगा? सो समझने की बात है, ये P2P कॉन्सेप्ट क्यों आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांचेस है, HDFC बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस है, और इतने बैंक्स है, तो P2P की जरूरत क्या है? समझ लीजिए एक दूर दराज के गांव में एक बंदा है, उसको 15,000 रुपए की जरूरत है अर्जेंट बेसिस, फॉर एनी रीजन, फॉर पर्सनल इमरजेंसी। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको देगी? क्या HDFC बैंक उसको देगी? नहीं दे सकती है, क्योंकि 15,000 के ऊपर जो कॉस्टिंग लगेगा, जो HDFC और SBI को अपनी जो कॉस्ट लगेगी वो रिकवर नहीं कर सकती है उसमें इंटरेस्ट पैसे। सो P2P प्लेटफॉर्म इसके लिए है, क्योंकि ये जो छोटे लोन्स होते हैं छोटे अमाउंट के, 15,000 25,000, उसके लिए P2P प्लेटफॉर्म होता है।
इसमें जो लोन्स दिए जाते हैं ये छोटे अमाउंट के लोन्स होते हैं और छोटे ड्यूरेशन वाले लोन्स होते हैं, जैसे 25,000 फॉर 3 मंथ्स, 15,000 फॉर 6 मंथ्स, ऐसे लोन्स होते हैं। जब भी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं उसमें डिफॉल्ट रेट कम होता है, मतलब कम चांसेस होते हैं कि कोई बंदा पैसे नहीं दे। अभी दो चीजों के लिए पैसा डिफॉल्ट करता है बैंक। एक तो उसकी कैप लोन लेने के टाइम पे कैपेसिटी होती है, लेकिन लोन रीपेमेंट करने के टाइम पे उसकी फॉर एनी रीजन उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे फरवरी 2020 में बंदे ने लोन ले लिया, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, उसका जॉब चला गया, अभी वो लोन रीपे नहीं कर सकता है। ऐसे लोग होते हैं जो डिफॉल्ट करते हैं, या फिर जो इंटेंशनली, मतलब स्टार्टिंग से ही उनको मालूम है मुझे फंसाना है ये बैंक को, पैसे उठाते हैं और वो डिफॉल्ट नहीं करते। तो ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो शॉर्ट टर्म लोन। अभी आप सोचिए, जिनको जो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब जिसको डिफॉल्ट ही करना है, वो 3-6 महीने के लिए लोन क्यों लेगा और 15-20-25 हजार का लोन क्यों लेगा? बड़ा लोन लेगा, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का लोन लेके डिफॉल्ट कर देगा जिसको फंसाना है उसको। इसमें विलफुल डिफॉल्टर्स कम होते हैं। प्लस इसमें हाइपर डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। जैसे मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े में लोन जाते हैं, मतलब 10-10 रुपीज या 15-15, 20-20 रुपीज करके ऐसे मल्टीपल लोगों को लोन जाते हैं। ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। और एआई बेस्ड अंडरराइटिंग होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, दादर एरिया है, उसमें से समझ लीजिए एक ही दिन में 200 लोगों ने ये P2P प्लेटफॉर्म पे लोन के लिए रिक्वायरमेंट डाला, तो 200 का ही रिजेक्ट हो जाएगा लोन, क्योंकि उसमें कुछ तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन दिखता है कि 200 एक ही दिन में 200 लोग सेम एरिया सेम पिन कोड से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एआई के वजह से बहुत सारे चीजें इसमें आई है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बोल रहा है, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा बोल रहा है कि मैं गवर्नमेंट का जॉब करता हूँ 9 to 5, लेकिन उसका मोबाइल लोकेशन उसका जॉब लोकेशन पे होता ही नहीं है, तो वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे डेटा पॉइंट चेक करके एआई के वजह से इसमें डिफॉल्ट रेट बहुत कम होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो प्लेटफॉर्म का मैं बात करने वाला हूँ, जो रिकमेंड करने वाला हूँ, उसका ये मन का डिफॉल्ट रेट, मतलब एनपीए अराउंड 3 पॉइंट, समझ लिए 3.4% के आसपास है। ये जो लोन्स दिए जाते हैं वो हाई इंटरेस्ट लोन होते हैं, मतलब 25%, 30% के परसेंटेज से होते हैं। आप पूछोगे कितने हाई इंटरेस्ट पे कौन लोन लेता है? शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्ट अमाउंट के लिए, जो छोटे अमाउंट के लिए जो लोन्स होते हैं, उसके ऊपर अगर हाई इंटरेस्ट चार्ज किया तो भी अमाउंट ज्यादा नहीं आता है। जैसे 25,000 फॉर 3 मंथ्स, 30% से रहेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट 500-600 रुपये आएगा। जो छोटे टेन्योर के लोन होते हैं या छोटे अमाउंट के लोन होते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ता है वो देखता है बोरोवर। जैसे हम अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं मोबाइल के लिए, और 6 महीने और साल के लिए कन्वर्ट करते हैं उसमें लोन ईएमआई में, तभी हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मुझे कितना पैसा पड़ने वाला है। हम इंटरेस्ट रेट नहीं देखते। सेम वे इसमें वही चीज होती है। डिफॉल्ट 24, एवरेज लेंडिंग समझ लीजिए 24% से किया है, उसमें से 3% का डिफॉल्ट है। बचा हुआ जो है वो उसमें से खर्चे निकालना है P2P प्लेटफॉर्म के, मतलब उनकी फीस है, और उसमें से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एस्क्रो में तो पैसा आया, लेकिन एस्क्रो में से समझ लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो लेकिन आरबीआई ने इसमें कोई जगह रखी नहीं है, क्योंकि एज पर करंट रूल्स जो कि 16 अगस्त को फॉर्म हुए हैं, जैसे ही बोरोवर पे करता है नेक्स्ट डे T+1 में लेंडर के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ये ऐसा इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है इसमें। आपके अकाउंट में आएगा वो पैसे। और इंटर एस्क्रो, मतलब अभी मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे 10 इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग एस्क्रो अकाउंट होता है।
सो हर एक एस्क्रो अकाउंट को बोरोस मैप किए हुए हुए रहते हैं। जैसे मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए और मेरे 100 बोरोवर्स को ट्रांसफर किया कर दिए हैं पैसे, तो 100 बोरोवर जो पैसा पे करेंगे मेरे ही एस्क्रो में करेंगे, पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट में। और मेरे एस्क्रो का अकाउंट का पैसा दूसरे के एस्क्रो के अकाउंट में नहीं जा सकता है। सो इतना सेफ्टी मैकेनिज्म P2P में है। सो और एक इसमें अभी नया न्यू एडिशन हुआ है। मतलब जब प्लेटफॉर्म्स करते हैं कि समझ लीजिए आपने 1 साल के लिए पैसा लेंड किया है, तो बैंक क्या करती है, नॉर्मल जो बैंक होती है, आप 1 ईयर की एफडी करते हो लेकिन 20 साल का लोन देती है, होम लोन, 7 साल का कार लोन देती है। तो जब भी आप 1 साल के बाद पैसे लेने जाते हो, तो आपका तो पैसा बोरो से आया नहीं है, तो आपको कैसे दिया जाता है, तो लेंडर दूसरे कोई एफडी बनाने वाले लाइन में रहते हैं, उनका पैसा आपके साथ सेटल किया जाता है। उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। P2P में सेकेंडरी सेल्स अलाउड नहीं है। सो इसका मतलब सिंपल है, 1 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपके जो लोन्स दिए जाएंगे आपके पैसे से, वो उनका टेन्योर 1 साल के अंदर का होगा। सो वो भी रिस्क इसमें नहीं है आफ्टर न्यू रेगुलेशंस ऑफ 16 अगस्त। सो अभी हम देखते हैं जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छा प्लान है, लेन देन P2P प्लेटफॉर्म है। उसमें अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक मैंने एक कमेंट बॉक्स में डाली है, फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वो लिंक के ऊपर क्रिएट कर अकाउंट आपने अगर क्रिएट किया क्लिक करके, तो एज एडवाइजर मेरे अकाउंट को वो ब्लॉक होगा। सो मैं आपको उसमें और ज़्यादा ट्रिक्स बता सकता हूँ। सो 7 मंथ्स के लिए एक प्लान है, सिंपल प्लान है। आप 7 मंथ्स के लिए 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके ऊपर आपका 15 to 18% XIRR रिटर्न जनरेट करेगा। अभी XIRR में काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। अगर आपने 5 लाख रुपए 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए, तो उसका 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए एग्जाम्पल के लिए, और उसका इंटरेस्ट समझो 12% है, तो 60,000 का इंटरेस्ट जनरेट होगा, लेकिन आपका पैसा 5 लाख 12 महीनों के लिए पड़ा रहेगा उसमें। ये प्लान वैसा नहीं है। ये प्लान में एवरी मंथ, मतलब आज आप इन्वेस्ट करते हो, नेक्स्ट महीने से 5 महीने तक आपको 20% आपकी जो भी कैपिटल है, मतलब 5 लाख में से 1 लाख कैपिटल, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट का पैसा वापस आएगा आपको। सो ने सेकेंड मंथ के लिए आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड सिर्फ 4 लाख है, सो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 4 लाख पे मिलेगा। थर्ड मंथ पे सिर्फ आपका इन्वेस्टेड 3 लैक्स है। सो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ अप्रोक्सीमेट कैसा होता है। अगर 7 मंथ्स का प्लान लेते हो, तो आपका 20% कैपिटल आपका पहले महीने में वापस आएगा, 20% सेकेंड मंथ में, ऐसा 5 महीने में ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल प्लस इंटरेस्ट वापस आएगा। कोई कोई बोरो लेट पेमेंट करते हैं, तो उनका पेमेंट 6 और 7 मंथ में आएगा। सो इसका अगर आप XIRR कैलकुलेट करते हो आ, आपके एक्सेल में, या फिर एक्सेल में कैलकुलेट करते हो, तो एक सेकेंड, हाँ, एक्सेल में कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 15 to 18% का XIRR उसमें आएगा। सो इसमें टैक्स आपको 30% टैक्स लाइफ में आते हो तो 30% एज पर टैक्स लाइफ एफडी के हिसाब से लगेगा। वोलाटिलिटी 15 to 18% का XIRR रिटर्न चेंज हो सकता है इसमें। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सेम लाइक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर है, पेमेंट स्ट्रक्चर। सो अगर P2P प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम वे 5 मंथ्स का भी प्लान है। इसमें इसमें रिटर्न्स थोड़े कम है, 12 to 15% XIRR रिटर्न्स है। सो पहले महीने में आपको 33% प्लस जो भी इंटरेस्ट है आपका वापस आएगा। सो वो आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है तो। सो इसका प्रैक्टिकल यूसेज आप कैसा करोगे? इसका प्रैक्टिकल यूज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपीज है, और मुझे वो एज सच ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने रखे हैं कि मैं मार्केट की अपॉर्चुनिटी के लिए रुका हूँ। मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा 10 लाख रुपए, ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं क्या करूंगा इसको, रादर देन इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड्स में 6.5% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स मिलते हैं, मैं इसमें डालूंगा पैसे।
हर महीना मेरे 2 लाख प्लस इंटरेस्ट आएगा। समझो नेक्स्ट महीने में भी मार्केट ऐसे ही रहा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो भी मेरे 2 लाख प्लस इंटरेस्ट आए मैं उसको वापस री इन्वेस्ट करूंगा। थर्ड मंथ में मुझे पहले जो इनिशियली 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किए उसमें से 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, और सेकेंड मंथ में मैंने जो 2 लाख इन्वेस्ट किए उसका 20% मतलब 40,000 प्लस इंटरेस्ट मुझे थर्ड मंथ में आएगा। अप्रोक्सीमेट मेरी लिक्विडिटी थर्ड मंथ में 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट की रहेगी। अगर वो टाइम इक्विटी मार्केट नीचे आया है तो मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं आया तो वापस 2,40,000 में री इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे री इन्वेस्ट करते रहूंगा तो एक साल में मेरे 10 लाख के ऊपर अप्रोक्सीमेटली अगर 15% के रिटर्न्स पकड़ते हैं तो 1,50,000 का इंटरेस्ट जनरेट होता है। ऑन टॉप ऑफ इट लिक्विडिटी भी कायम रहती है मेरे हाथ में। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मार्च 2020 में मार्केट नीचे आया, 7,500 का निफ्टी था, और आज अप्रोक्सीमेटली 25,000 का निफ्टी है। सो अगर आपके पास 1 करोड़ होते तो आपने इन्वेस्ट किया होता स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसके हो जाते 6 7 8 करोड़ हो जाते। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। लेकिन क्या 1 करोड़ आपके पास थे 23 मार्च 2020 में? सो जब भी अपॉर्चुनिटी आती है ना मार्केट में, जैसे एक 4 5 दिन पहले निफ्टी था 23,200 बॉटम था, आज 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आज ऑलमोस्ट 24,400, मतलब 1200 पॉइंट की रैली हुई। सो अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है, वो टाइम पे आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। सो ये प्रोडक्ट आपको लिक्विडिटी भी देगा, हाई इंटरेस्ट भी देगा। सो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अकाउंट ओपन कीजिए, मैंने मेरी रेफरल लिंक दी है। अगर वो रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका अकाउंट मेरे एज अ एडवाइजर मुझे मैप होगा, और उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और इसमें म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता है कि डायरेक्ट प्लान में कमीशन कम और ब्रोकर थ्रू आप जाओगे तो कमीशन उसमें से निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। सो आप डायरेक्टली भी ओपन करोगे तो भी सेम रहेगा, मेरे थ्रू ओपन करोगे तो भी सेम चार्जेस होंगे आपके ऊपर। सो मेरी एडवाइस आपको मिल सकती है अगर मेरे थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो। सो इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए। आई होप आपको ये इन्वेस्टिंग ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।